डिप्लोपिया की 2 टाइप्स रह गई हैं जो कि बहुत शॉर्ट हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम एक्सो डेविएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया कर चुके हैं हम। मैं पूछूं कितनी टाइप्स हैं जीनत अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया की? नॉन रिफ्रैक्टिव एंड नॉन रिफ्रैक्टिव है, उसको कहते हैं कन्वर्जेंस एक्सिस। आप बताएं, रीमा नाम है ना? रीमा, पार्शियल और कंप्लीट में क्या फ़र्क है? कंप्लीट में ये है कि ग्लासेस से वो रिकवर हो सकते हैं, और पार्शियल में ये है कि उसमें जो ना रिकवरी कम्प्लीटली नहीं होती। कंप्लीट में ये है कि ग्लासेस से वो 100% आँख स्ट्रेट हो जाती है, जबकि पार्शियल में 50-60% स्ट्रेट होती है, लेकिन फिर भी रेजिडुअल डेविएशन रहती है। ठीक है, और नॉन रिफ्रैक्टिव में क्या होता है? आप नहीं थी जी कामला? ACA रेशो हाई होता है, रेज्ड होता है। ठीक है, ACA रेशो रेज्ड होता है, जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर डिस्टेंस में कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो वो ओवर कन्वर्जेंस की वजह से होता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं कन्वर्जेंस एक्सेस टाइप। ठीक है, कन्वर्जेंस एक्सेस, तो वो नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया है जिसमें हाई ACA रेशो मिलता है आपको। ACA रेशो क्या है? अमाउंट ऑफ अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस एंड पर डायोप्टर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हम बाकी जो टाइप्स रहती हैं इसोट्रोपिया की, कॉन्कोमिटेंट इसोट्रोपिया की, वो है एक्वायर्ड इसोट्रोपिया और इंटरमिटेंट इसोट्रोपिया। ठीक है, एक्वायर्ड और इंटरमिटेंट। दूसरी बताएं। इंटरमिटेंट एक्वायर्ड इसोट्रोपिया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो एक्वायर्ड है, वो किसी भी वक्त हो सकता है। ठीक है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। उसका एज ऑफ ऑनसेट कोई फिक्स नहीं है, ये कोई रेंज नहीं है। वो 10 साल में भी हो सकता है, वो 15 साल में भी हो सकता है, वो 5 साल में भी पेशेंट डेवलप कर सकता है। उसकी कॉजेज़ क्या है? उसकी कॉजेज़ मस्कुलर वीकनेस भी हो सकती है, उसकी कॉजेज़ में ट्रॉमा भी आ सकता है, उसकी कॉजेज़ में कोई फ़ीवर भी आ सकता है, जैसे कि टाइफाइड फ़ीवर के साथ यूजुअली रिलेटेड होते हैं। एक्वायर्ड इसोट्रोपिया यूनिलेटरल भी होते हैं और बायलेटरल भी होते हैं। मतलब ये एक आंख में भी हो सकता है और अल्टरनेट डेविएशन भी हो सकती है। डेविएशन या तो राइट आई में होगी, या तो लेफ़्ट आई में होगी, या तो ऑल्टरनेट होगी। ठीक है, एक्वायर्ड इसोट्रोपिया यूनिलेटरल भी हो सकते हैं और बायलेटरल भी हो सकते हैं। ये या तो राइट इसोट्रोपिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है, या लेफ़्ट इसोट्रोपिया के साथ होता है, या फिर ऑल्टरनेट डेविएशन के साथ होता है। तो इसमें आपको कुछ भी मिल सकता है। पेशेंट अगर आपका अंडर 8 ईयर इसोट्रोपिया डेवलप करता है, तो वो भी कभी कभार आपके पास डिप्लोपिया की कंप्लेन लेके आते हैं, अंडर 8 में भी। लेकिन क्या होता है कि अगर पेशेंट आपके पास लेट पहुंचा है, तो फिर वो डिप्लोपिया सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपका पेशेंट अंडर 8 ईयर्स है तो। लेकिन अगर ओवर 8 ईयर्स, 8 साल से बड़े किसी बच्चे को या किसी को कोई एडल्ट है, उसने स्क्विंट डेवलप किया, तो फिर वो डिप्लोपिया के साथ ही रहता है। क्यों रहता है डिप्लोपिया के साथ? क्योंकि उसकी BSV नहीं रहती है, BSV ब्रेक होती है, इसीलिए वो डिप्लोपिया के साथ होगा। अंडर 8 ईयर इसलिए डिप्लोपिया स्टार्टिंग में उस पेशेंट को भी होगा, लेकिन चूंकि फिर सप्रेशन हो जाएगी, सप्रेशन के बाद एम्ब्लायोपिया हो जाएगा, तो फिर वो डिप्लोपिया नहीं रहता, बल्कि सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। यूजुअली एक्वायर्ड ईज़ोट्रोपिया में कोई सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर नहीं मिलता, यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन इसमें रिफ्रैक्टिव एरर भी हो सकते हैं और वो रिफ्रैक्टिव एरर प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्वायर्ड ईज़ोट्रोपिया में रिफ्रैक्टिव एरर अक्सर और बेशतर केसेस में कोई सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर आपको नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको रिफ्रैक्टिव एरर भी मिलते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव एरर ज़रूरी नहीं है कि हाइपरमेट्रोपिया ही मिले हमेशा आपको, कुछ केसेस में आपको मायोपिया भी मिलेगा। और ऐसा होता है कि इन रिफ्रैक्टिव एरर्स का स्क्विंट की एंगल ऑफ डेविएशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेशेंट ग्लासेस लगाए या ना लगाए, डेविएशन उतनी ही रहती है। लेकिन चूँकि ग्लासेस हम विज़न के लिए देते हैं, विज़न को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं, तो ग्लासेस तो लगेंगे, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट 90% ऑफ केसेस में सर्जरी ही होती है। 10% ऐसे होते हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव एलिमेंट होता है, अकोमोडेटिव एलिमेंट होता है, तो उनको, और या एंगल ऑफ डेविएशन बहुत मिनिमम है, अंडर 20 प्रिज्म है, तो शुरू में हम ग्लासेस पे ही चलाते हैं, लेकिन लेटर ऑन हमें उन केसेस में भी सर्जरी करनी पड़ती है। और ये मैं बात कर रही हूँ एक्वायर्ड ईज़ोट्रोपिया कॉन्कॉमिटेंट की, इनकॉमिटेंट की बात नहीं कर रही हूँ। इनकॉमिटेंट स्क्विंट हम बाद में एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एक्वायर्ड ईज़ोट्रोपिया इतना सा है बस। इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को, कोई सवाल किसी का जो समझ में ना आया हो कुछ? एक्वायर्ड ईज़ोट्रोपिया भी कॉमन है, जैसे कि अकोमोडेटिव कॉमन है, जैसे कि इन्फेंटाइल कॉमन है, इसी तरह एक्वायर्ड ईज़ोट्रोपिया भी कॉमन है ईज़ोट्रोपिया की टाइप्स में। जी, सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर इसलिए नहीं होता क्योंकि रिफ्रैक्टिव एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई अकोमोडेटिव एलिमेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब है कि या तो रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होगा या होगा भी तो +1 +2 या -1 या -2, या मेजॉरिटी केसेस में ये ईमेट्रोप होते हैं, लेकिन इनमें एम्ब्लायोपिया के चांसेस ज़्यादा हैं। एक्वायर्ड ईज़ोट्रोपिया में एम्ब्लायोपिया के चांसेस भी हैं, चाहे रिफ्रैक्टिव एरर ना हो। कैसे हो सकता है एम्ब्लायोपिया? क्यों होगी सेपरेशन? किन केसेस में एक्वायर्ड ईज़ोट्रोपिया के कौन से केसेस में सेपरेशन और एम्ब्लायोपिया मिल सकता है आपको? अंडर एज, लेकिन कौन सा, यूनिलेटरल या बायलेटरल? यूनिलेटरल। जो यूनिलेटरल इस ईज़ोट्रोपिया के साथ होंगे ना, उनमें फिर एम्ब्लायोपिया भी हो सकता है। तो कोई भी पेशेंट, जिसे हम असेसमेंट में पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट प्लान्स में पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी स्क्विंट के पेशेंट को जब डील कर रहे होते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 ट्रीटमेंट ऑप्शन है करेक्शन ऑफ ग्लासेस, ठीक है। नंबर 2 है ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्लायोपिया इफ़ प्रेजेंट, अगर एम्ब्लायोपिया तो ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्लायोपिया है। नंबर 3 है ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज, अगर पेशेंट की नीड है तो, ठीक है। और लास्ट में फिर हम करते हैं सर्जरी। तो इसी तरह अगर एक्वायर्ड ईज़ोट्रोपिया के केसेस भी आपके पास आ रहे हैं तो आप उनके पहले असेस करेंगे। मैनेजमेंट प्लान उनका भी सेम है, अगर रिफ्रैक्टिव एरर है, चाहे वो +1 हो तो कोई ज़रूरत नहीं है सच देने की, लेकिन अगर 2 हो और 2+ हो तो फिर आप ग्लासेस देते हैं, या माइनस की ग्लासेस, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। अगर नंबर पेशेंट का माइनस का है, पेशेंट मायोप है, तो आपके पास तो अंडर करेक्शन या फिर ना करेक्ट करने का तो ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि मायोप्स की विजन ख़राब होती है। तो आप ग्लासेस देते हैं, ग्लासेस की करेक्शन करते हैं। और अगर वो पेशेंट यूनिलेटरल स्क्विंट के साथ है, राइट, या फिर लेफ्ट ईज़ोट्रोपिया के साथ है, तो आप देखेंगे कि एम्ब्लायोपिक नहीं है। अगर वो एम्ब्लायोपिक है तो सबसे पहले एम्ब्लायोपिया को ट्रीट करें। एम्ब्लायोपिया की ट्रीटमेंट कौन से ऑप्शंस हैं, हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं और इस दफ़ा हम दोबारा पढ़ेंगे, उसको अलग से टॉपिक है पूरा, कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस हैं एम्ब्लायोपिया के। 1 है यूनिलेटरल स्क्विंट, 2 है लेफ्ट ईज़ोट्रोपिया, 3 है लेफ्ट ईज़ोट्रोपिया। 2 है लेफ्ट ईज़ोट्रोपिया, 3 है यूनिलेटरल स्क्विंट। ठीक है, और लास्ट में फिर हम करते हैं सर्जरी।
ठीक है, एम्ब्लायोपिक थेरेपी करें। अगर एम्ब्लायोपिक थेरेपी करने के बाद वो एम्ब्लायोपिक आई 6/6 हो जाती है या 6/9 हो जाती है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, बिफोर सर्जरी हम एम्ब्लायोपिक थेरेपी और करेक्शन ऑफ ग्लासेस करते हैं करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। नहीं, इसमें ACA रेशो का सच कोई रोल नहीं है। अगर ये ACA रेशो इसमें हाई होगा तो फिर ये एक्वायर्ड में नहीं आएगा, ये अकोमोडेटिव में जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट आपको जिस वक्त प्रेजेंट हुआ है, जिस तरह मरीज़ कह रहा है कि ये 2 दिन से स्क्विंट कर रहा है या 4 दिन से स्क्विंट कर रहा है और बाकी 4 दिन से कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है कि उसको पहले से होता हो और मैं नोटिस अभी किया हूँ। तो अगर IACA रेशो मिल रहा है तो फिर तो उसकी टाइप ही चेंज हो जाएगी ना। यही तो है DDs, ईज़ोट्रोपिया की DDs यही है ना कि आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। अगर आपके पास ईज़ोट्रोपिया का पेशेंट आता है तो आपको सारे फीचर्स पता हैं, क्लिनिकल फीचर। अकोमोडेटिव के क्या हैं, इन्फेंटाइल के क्या हैं, एक्वायर्ड के क्या हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह फिर उसको उस कैटेगरी में रखते हैं कि ये अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया है। ये अकोमोडेटिव है लेकिन पार्शियल है, कंप्लीट है, या रिफ्रैक्टिव नहीं है बल्कि नॉन रिफ्रैक्टिव है, या इन्फेंटाइल है, या एक्वायर्ड है। तो आपको ये चीज़ें पता होंगी तो फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे। इसी को DDs कहते हैं। ठीक है, अगर IACA रेशो होगा तो वो एक्वायर्ड नहीं होगा, वो फिर अकोमोडेटिव होगा, नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन इसमें लार्ज एंगल भी मिल सकता है और मिनिमम भी मिल सकता है। ये 35 प्रिज्म से लेके 55-60 प्रिज्म तक हो सकते हैं। और मैंने जो बात बताई वो ये कि ग्लासेस लगाने से एंगल ऑफ डेविएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही रहता है जितना विदाउट ग्लासेस है। ठीक है, और वो ग्लासेस ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्लस में मिलें, वो माइनस में भी मिल सकते हैं, मायोप भी हो सकते हैं ईज़ोट्रोपिया वाले केसेस। मेजॉरिटी में हाइपरमेट्रोपिया मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस में मायोपिया कभी भी नहीं होगा, मायोपिया भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो टाइप है वो लेस कॉमन है ज़रा, और उसको अक्सर लोग डायग्नोस भी नहीं कर पाते और बहुत सारे लोग उसको नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव में भी रखते हैं। लेकिन ये एक अलग टाइप है जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट ईज़ोट्रोपिया। इसमें एक्वायर्ड में पहले का ग्लासेस, एम्ब्लायोपिया थेरेपी अगर है उसके बाद फिर सर्जरी। वो नींद की सर्जरी है, लेकिन सर्जरी से पहले आपको ये चीज़ें करेक्ट करना ज़रूरी है ताकि आप कंफर्म कर सकें ये वाकई एक्वायर्ड है, ये कहीं अकोमोडेटिव तो नहीं है। ठीक है, इन्फेंटाइल तो नहीं है। इन्फेंटाइल में भी ये होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर से, लेकिन लेटर ऑन आप सर्जरी करते हैं। बट करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी नज़र में पहली चीज़ जो होती है वो विजन होती है। पहले आप पेशेंट को विजुअली कंफर्टेबल करते हैं, फिर करेक्शन ऑफ स्क्विंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, और अगेन बता देती हूँ कि अगर एक दफ़ा पता चल जाए कि ये सर्जिकल स्क्विंट है, इसकी सर्जरी होनी है, तो सर्जरी जितनी अर्ली होगी उतना ही अच्छा है। क्यों अर्ली सर्जरी को प्रेफर कर रहे हैं? ताकि उसकी BSV रिटेन हो, ताकि वो बाइनोकुलर सिंगल विजन टाइमली पूरी तरह से डेवलप हो जाए। जितना हम सर्जरी को लेट करेंगे उतना BSV जो रिटेन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो पेशेंट देख तो रहा होता है, सिंगल ही देख रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेपरेशन वाला एलिमेंट होता है, BSV नहीं होती है। BSV होती भी है तो पूरी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। तो अर्ली सर्जरी इसीलिए रिकमेंडेड है कि एक दफ़ा अगर स्क्विंट आपको पता चल जाए कि ये सर्जरी होनी है तो जितनी अर्ली सर्जरी होगी उतना ही बेहतर है। लेकिन अर्ली सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट आपका एम्ब्लायोपिक है और आपने एम्ब्लायोपिक को ट्रीट नहीं किया और आपने सर्जरी करवा दी। तो उस सूरत में भी पेशेंट की आँख कभी भी स्ट्रेट नहीं होगी, क्योंकि एम्ब्लायोपिक आई है तो आँख दोबारा से डेविएट कर जाएगी। तो हमेशा पहले एम्ब्लायोपिया को करेक्ट करेंगे। मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जिसमें दोनों आँखों में विज़न इक्वल होती है, 6/6 होती है, करेक्टेड या फिर अनकरेक्टेड, विज़न अच्छी है 6/6 से। तो ऐसे केसेस में आप फिर फ़ौरन सर्जरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, और कोई सवाल?
इंटरमिटेंट ईज़ोट्रोपिया पे आते हैं। ठीक है, इंटरमिटेंट ईज़ोट्रोपिया लेस कॉमन है इन सारी टाइप से, लेकिन होते हैं, मिलते हैं आपको। इंटरमिटेंट जहाँ लफ्ज़ आता है तो इंटरमिटेंट का मतलब है कि हमेशा डेविएशन नहीं रहती, वो उसके उस लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि जो डेविएशन है वो ऑल द टाइम नहीं होती बल्कि इंटरमिटेंटली होती है, कभी कभार होती है। और अक्सर ऐसे पेशेंट की पूरा दिन जो है वो आँख स्ट्रेट है, लेकिन जैसे ही कभी कभी ऐसे ही बैठे हुए होते हैं या किसी चीज़ को गौर से देख रहे होते हैं तो एकदम से आँख अंदर चली जाती है और फिर वो खुद ही स्ट्रेट हो जाती है, फिर इनवर्ड डेविएशन होती है, फिर स्ट्रेट हो रही है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नियर में हो, कभी कभी डिस्टेंस देखते हुए भी आँख डेविएट कर जाती है। तो ऐसे ईज़ोट्रोपिया को कहते हैं इंटरमिटेंट ईज़ोट्रोपिया। ठीक है, इंटरमिटेंट ईज़ोट्रोपिया के केसेस रेयर होते हैं, लेकिन होते हैं, मिलते हैं। इसमें रिफ्रैक्टिव एरर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि एक्वायर्ड में था, इसमें भी यही है कि इंटरमिटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, ये एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। और इंटरमिटेंट ईज़ोट्रोपिया की में एम्ब्लायोपिया के चांसेस कम हैं। क्यों कम है एम्ब्लायोपिया के चांसेस? क्योंकि वो ज़्यादातर स्ट्रेट रहती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बीएसपी वाले फेज़ में ही होते हैं, और कभी कभार आँख टेढ़ी होती है तो उसमें एम्ब्लायोपिया के चांसेस कम होते हैं। और उनका एक ही ऑप्शन है, ट्रीटमेंट ऑप्शन एक ही है, वो है सर्जरी। लेकिन सर्जरी के लिए प्रॉपर मेजरमेंट ज़रूरी है। कम होते हैं, इसलिए कम होते हैं क्योंकि डेविएशन ऑल द टाइम नहीं होती है, कांस्टेंट डेविएशन नहीं होती है, बल्कि इंटरमिटेंट होती है। तो इसीलिए इसमें सेपरेशन के एम्ब्लायोपिया के चांसेस कम हैं। और लास्ट है ईज़ोट्रोपिया की टाइप्स में सेंसरी ईज़ोट्रोपिया। सेंसरी ईज़ोट्रोपिया सेंसरी ईज़ोट्रोपिया क्या है? जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की वजह से तो होता है, लेकिन वो विजन ड्रॉप होने की वजह से आँख डेविएट कर जाती है। क्योंकि जिस आँख में विजन नहीं होगी वो ज़्यादा अरसे तक सीधी नहीं रहेगी, वो एक वक्त आएगा डेविएट कर जाएगी। सेंसरी नहीं, सेंसरी ईज़ोट्रोपिया एक अलग टाइप है। एक्वायर्ड अलग था, इंटरमिटेंट अलग है और सेंसरी अलग है। सेंसरी ईज़ोट्रोपिया में विजन ड्रॉप होने की वजह से आँख में डेविएशन आ जाती है, इसीलिए हम इसको सेंसरी का नाम देते हैं। मतलब ये मोटर नहीं है, मतलब ये मसल्स की वीकनेस की वजह से नहीं है, बल्कि विजन ड्रॉप होने की वजह से आँख डेविएट कर जाती है। तो उस स्क्विंट को हम कहते हैं सेंसरी स्क्विंट, और इसमें हमें ईज़ोट्रोपिया भी मिलते हैं और एक्सोट्रोपिया भी मिलते हैं। जो नॉन सीइंग आई है, जिस आँख में विजन चली जाती है, वो ज़्यादा अरसे तक सीधी नहीं रहती। कुछ अरसा गुजरता है, 2 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, आहिस्ता आहिस्ता आँख वो डेविएट कर जाती है। अब वो डेविएशन इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है। तो अगर इनवर्ड है तो हम उसको कहते हैं सेंसरी ईज़ोट्रोपिया। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं? ठीक है, इसकी कॉजेज़ में एम्ब्लायोपिया कभी भी नहीं है। एम्ब्लायोपिया एक नॉर्मल कंडीशन है, डिजीज्ड नहीं है, और सेंसरी में हमेशा डिजीज्ड आई होगी। इनर्वेशन में प्रॉब्लम नहीं, इनोवेशन में प्रॉब्लम वो इनकॉमिटेंट स्क्विंट है। सेंसरी में कोई रेटिनल डिजीज़ हो गई पेशेंट को, कंजेनाइटल रेटिनल डिजीज़ है, मैक्यूलर डिस्ट्रॉफी है, मैक्यूलर एडीमा है, मैक्यूलर होल हो गया, रेटिना डिटैच हो गया, या कोई चोट लग गई, ट्रॉमा हुआ, उसके बाद रेटिना डिटैच हो गया,
कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई, कोई भी डिजीज़, इसकी कॉजेज़ में यही है कि कोई डिजीज़ हो आँख में जिसकी वजह से विजन चली गई है और फिर आँख डेविएट हो गई। उन स्क्विंट को हम कहते हैं सेंसरी स्क्विंट, और यूजुअली वो स्क्विंट में नहीं आते कि हम उनको कोई ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट दें, बल्कि वो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे पहले आता है कि रिमूव द कॉज। अब डिपेंड करता है कि जो कॉज है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। कॉज जो है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर कोई रेटिनल डिजीज़ है, रेटिनल डिजीज़ में बहुत सारी कंजेनाइटल डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे कि लेबर्स है, जैसे कि कोन डिस्ट्रॉफी है, जैसे कि रॉड एंड कोन डिस्ट्रॉफी है, जैसे कि स्टारगार्ड है, जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा को हम इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा की मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 3 डिकेड्स तक विजन अच्छी रहती है। हाँ, एडवांस आरपी वाले केसेस में डे विजन बचपन में ही कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी 10 तक यूज़फुल विजन होती है, जो कि इतनी नहीं होती है जिसमें आँख स्क्विंटिंग हो जाए, डेविएशन डेवलप करे। क्योंकि डेविएशन तब आएगी जब विजन लेस देन 660 होगी, लेस देन 360 होगी, तो आँख डेविएट होगी। अगर पेशेंट की आई में 660 भी है या 560 भी है तो अक्सर वो डेविएशन डेवलप नहीं करते, बल्कि आँख स्ट्रेट ही रहती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट अक्सर आपके पास सिर्फ डेविएशन की कंप्लेन के साथ नहीं आते, बल्कि वो ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आँख टेढ़ी हो गई या नज़र नहीं आता इस आँख से। उनकी कंप्लेन में ये है कि इस आँख से नज़र नहीं आता और ये आँख टेढ़ी भी होती है, और अक्सर वो इस बात की कंप्लेन ही नहीं करते कि आँख टेढ़ी है, बल्कि वो इस बात की कंप्लेन कर रहे होते हैं कि नज़र नहीं आता, नज़र नहीं आता। तो सिम्टम्स में पेशेंट की डिक्रीज विजन होती है, साइंस में आपको ईज़ोट्रोपिया मिलता है। ईज़ोट्रोपिया आपको अगेन एंगल ऑफ डेविएशन इसका 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक हो सकता है। 15 डिग्री मतलब 30 प्रिज्म, 25 डिग्री मतलब 50 प्रिज्म। ठीक है, सेंसरी ईज़ोट्रोपिया में आप देखेंगे कि पेशेंट की विजन ड्रॉप है। असेसमेंट में आपको विजन बहुत कम मिलेगी, 160 मिलेगी। अगर 160 विजन मिल रही है और आपने अभी चेक नहीं किया, आपने फ़ौरन कह दिया कि इसको सेंसरी ईज़ोट्रोपिया है, तो क्या ये सही है? आप पहले उसका पूरा असेसमेंट करेंगे विथ फंडोस्कोपी। इसलिए हम कभी भी कहते हैं ना, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि कभी भी पहले कमेंट मत किया करो जब तक कि वर्कअप पूरा ना हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो जो आँख 160 के साथ है वो सेंसरी स्क्विंट भी हो सकता है और वो एम्बलायोपिक भी हो सकती है। तो पहले आप अपना पूरा वर्कअप करते हैं विथ फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी कब करते हैं? जब आप अपने सारे स्क्विंट के टेस्ट कर चुके होते हैं विद BFTs, बाइनोकुलर फंक्शन टेस्ट। जब आप रिफ्रैक्शन के लिए उसको डायलेट करते हैं, अगर वो बच्चा है तो, अगर बच्चा नहीं है, वो कोई एडल्ट है, तो पहले आप उसकी रिफ्रैक्शन करते हैं, फिर उसको डायलेट करवाते हैं फंडोस्कोपी के लिए। और अगर वो बच्चा है तो ऑलरेडी आप साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन कर चुके हैं, तो उसी में फिर आप फंडोस्कोपी भी करते हैं। वो देखते हैं कि कोई डिजीज़ है या नहीं है, और अगर वो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है कोई, अगर वो कॉर्नियल ओपेसिटी है या अल्सर है, वो तो सामने नज़र आ रहा होगा। इवन अगर वो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है, जैसे कि केरेटोकोनस होते हैं, जैसे कि केरेटोग्लोबस होते हैं, तो वो तो भी आपको पता चल जाएंगे ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे में आप फिर कॉज को पहले ट्रीट करेंगे। जब आपको पता चल जाए कि आपका पेशेंट सेंसरी ईज़ोट्रोपिया के साथ है, तो पहले आप कॉज को ट्रीट करेंगे, रिमूव द कॉज। ठीक है, लेकिन वो कॉज डिपेंड करता है कि रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कौन से होते हैं? कि किसी पेशेंट को कंजेनाइटल कैटरैक्ट है एक आंख में,
वो देख रहा है एक आंख से और दूसरी आंख से नहीं देख रहा, लेकिन पेरेंट्स को कभी पता नहीं चला। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो उन्होंने देखा कि आंख में थोड़ा सा सफ़ेद रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है और आंख टेढ़ी हो गई। आंख टेढ़ी होगी, वो आंख 2 साल में भी टेढ़ी हो सकती है, वो कंजेनाइटल कैटरेक्ट है, यूनिलैटरल है। तो ऐसे में अगर वो 3 साल में 4 साल में भी डायग्नोस हो गया है तो वो सेंसरी था। लेकिन अगर आप उसको ट्रीट करें, जैसे कि आपने कैटरेक्ट रिमूव किया, ग्लासेस दे दिए, फिर एम्बलाइपिया थेरेपी करवाई, तो आहिस्ता आहिस्ता विजन इम्प्रूव हुई और वो स्ट्रेट हो गई आँख। जैसे जैसे विजन इम्प्रूव होती है आँख स्ट्रेट होती जाती है, ठीक है। और अगर यही पेशेंट आपके पास 30 साल की उम्र में आया है तो इरिवर्सिबल हो गई। लेकिन आजकल स्टडीज़ कहती हैं कि आप उस एज में भी चांसेस लें। कैटरेक्ट सर्जरी तो उसकी करनी चाहिए, है नहीं आओ, चाहे इम्प्रूवमेंट आए या ना आए, करनी तो चाहिए। अगर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट तो आ जाएगी। और उसके बाद चूँकि वो एज ऐसी होती है जिसमें आप कंप्लीट ऑक्लूजन्स नहीं करवा सकते, उस एज में कंप्लीट ऑक्लूजन की ज़रूरत होती है, मतलब हफ्तों के लिए आँख को बंद कर दो। अब वो इस एज वाला बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप उसकी सीइंग आई को ऑक्लूड करें, क्योंकि उसने पूरा 30 साल में देखा ही उसी आँख से है, और वो काम करता है, वो जॉब करता है, वो मैरिड है, उसकी फैमिली है। तो अगर एक आँख को सारा दिन बंद करेगा, पूरा हफ्ता बंद करेगा, तो काम कैसे करेगा? तो इसीलिए उसमें भी आप इरिवर्सिबल में, लेकिन वो रिवर्सिबल है, आजकल की स्टडीज़ के हिसाब से वो रिवर्सिबल है, फीजिबल नहीं है पेशेंट के लिए, पेशेंट कर नहीं सकता। और इसी तरह कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ हैं, केरेटोकोनस है, केरेटोकोनस को ट्रीट किया जा सकता है ऐसे कि आप हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज दो, कॉर्नियल क्रॉस लिंकेज करो, ठीक है, या फाइनल जो है वो PKP केरेटोप्लास्टी, आप केरेटोप्लास्टी या फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर दो। अगर वो अंडर एज कर रहे हैं आप 8 ईयर से पहले तो आँख जो विजन गई है और जिसके बाद डिविएट किए अगर यूजुअली, लेकिन कंजेनाइटल केरेटोकोनस या कंजेनाइटल कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी वाले केसेस होते हैं वो यूनिलैटरल नहीं होते, बायलैटरल होते हैं, तो विजन दोनों में इक्वली कम होती है, तो ऐसे में डेविएशंस नहीं होती। लेकिन अगर किसी ने किसी ट्रॉमा से डेवलप किया हो, तो कॉर्नियल स्कार हो या कुछ भी हो, तो फिर वो अगर कॉर्नियल स्कार है, सेंट्रल कॉर्नियल स्कार है, तो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ में तो चांसेस कम हैं सेंसरी इज़ोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया होने के, क्योंकि कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ यूजुअली दोनों आँखों में होती हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक आँख की। सेंसरी इज़ोट्रोपिया हमेशा एक आँख में मिलता है, दोनों आँखों में कभी नहीं मिलता। ट्रॉमा की वजह से सेंसरी स्क्विंट हो सकता है, किसी को चोट लग गई, डिटैचमेंट हो गई या कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई, तो आँख ने नहीं देखा, विजन चली गई और आँख टेढ़ी हो गई। जब आपके पास कॉर्नियल ओपेसिटी वाला पेशेंट आता है या डिटैचमेंट वाला पेशेंट आता है, वो कहता है कि 1 महीने पहले मेरी आँख ख़राब हुई, अगर आपको डेविएशन मिल रही है तो फिर आप समझ जाओ कि 1 महीने की बात नहीं है, बल्कि इसको कम से कम 2 साल हो गए हैं, कम से कम 1 साल तो ज़रूर हो गया, तभी डेविएशन डेवलप करता है पेशेंट। 1 साल से के अंदर डेविएशन डेवलप कभी भी नहीं करता, ठीक है। तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि पेशेंट प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे रहे होते, ठीक है। लेकिन आप अपनी फाइंडिंग से पता कर सकते हैं कि इसको किस टाइप का स्क्विंट है और ये जो कॉज है ये कब की है, कितनी पुरानी है और ये ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसे कि डिटैचमेंट है, रेटिनल डिटैचमेंट है, अगर वो बिल्कुल फ्रेश है तो सर्जरी के बाद प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, इवन पेशेंट 6-9 तक भी हो जाते हैं कभी कभार। लेकिन क्या है, इमीडिएट सर्जरी, आज डिटैच हुआ कल सर्जरी करवा लो, विजन रिस्टोर हो जाएगी पूरी। लेकिन अगर वही पेशेंट महीने बाद आ रहा है और महीने बाद आप उसको ऑपरेट कर भी दोगे तो विजुअल प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होगा, और विजुअल प्रोग्नोसिस अगर अच्छा नहीं है तो आँख स्ट्रेट नहीं होगी। ये इरिवर्सिबल कॉजेज़ है। या कोई कंजेनाइटल डिजीज़ है, कंजेनाइटल डिजीज़ में यूजुअली स्क्विंट के साथ साथ सेंसरी इज़ोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया के साथ साथ नस्टैग्मस भी मिलता है और गेज शिफ्टेड आइज़ भी मिलती हैं। तो इनके साथ साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक आंख में स्क्विंट है या दोनों आंखों में स्क्विंट है, लेकिन वो सेंसरी है,
क्योंकि वो सिर्फ स्क्विंट नहीं है बल्कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी है, निस्टैग्मस भी है और गेज शिफ्टेड है, अपना नल जोन। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पेशेंट स्क्विंट का नहीं है लेकिन वो सिर्फ गेज शिफ्ट कर रहा है और पेशेंट उसको स्क्विंट डिक्लेयर करके ऑप्टोमेट्रिस्ट हो या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो उसको स्क्विंट डिक्लेयर कर देते हैं कि ये स्क्विंट है, लेकिन असल में वो स्क्विंट नहीं होता, वो गेज शिफ्टेड आइज होती है। स्क्विंट के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर एक आंख सेंटर में है दूसरी डेविएटेड है तो वो स्क्विंट है, लेकिन अगर वो दोनों आंखों से गेज में देख रहे हैं राइट में या लेफ्ट में तो ये स्क्विंट नहीं है बल्कि ये गेज शिफ्टेड आइज है। और ऐसा अक्सर निस्टैग्मस वाले पेशेंट में होता है। क्यों होता है? मेरे ख्याल में हम ये क्लिनिकल डिफ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, आई गेस निस्टैग्मस की क्लास ली थी हमने ना, कभी भी नहीं हुई निस्टैग्मस की क्लास। चलो फिर ले लेते हैं निस्टैग्मस की क्लास अलग से। तो वो अपना नल जोन ढूंढते हैं, क्यों नल जोन ढूंढते हैं वो हम फिर क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। हाइड मूवमेंट भी होती है ना, इसको कहते हैं AHP, एबनॉर्मल हेड पोस्चर। तो वो यूँ या तो एक पोजीशन में करके रखते हैं या तो एक पोजीशन में करके रखते हैं, तो चेन अप। तो ये जब हम क्लास में बल्कि AHP की हम अलग से क्लास ले लेते हैं और निस्टैग्मस की अलग से क्लास ले लेते हैं, ठीक है। और टॉपिक में AHP बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो AHPs की क्लास हम अलग से कर लेते हैं और टॉपिक के हवाले से। बाकी निस्टैग्मस तो आपको हर जगह मिलता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑर्थोप्टिक में निस्टैग्मस मिले, बल्कि निस्टैग्मस और लो विजन के केसेस में आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि निस्टैग्मस इज़ अ साइन ऑफ पुअर विजन, ठीक है। तो लो विजन के केसेस अक्सर निस्टैग्मस के साथ होते हैं, लेकिन मैं निस्टैग्मस या तो मैं पढ़ा दूँगी या तो लो विजन में इस्माइल पढ़ा देगी आपको। AHP की क्लास हम रखते हैं, AHP में निस्टैग्मस भी डिस्कस हो जाएगा, लेकिन खैर निस्टैग्मस की अलग से टाइप्स होती हैं। अगर आपको सारी टाइप्स का पता ना भी हो तो आपको कुछ टाइप्स का पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप जाके क्लिनिकल प्रैक्टिशनर बनेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है ये जानना कि निस्टैग्मस किस टाइप का है और कौन सी टाइप ऐसी है जो मोटर है और कौन सी ऐसी है जो सेंसरी है। तो इसके लिए अलग से क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ होता है आपका स्क्विंट कंप्लीट, ईज़ोट्रोपिया कंप्लीट। इस सेंसरी ईज़ोट्रोपिया की ट्रीटमेंट में आप सर्जरी कर सकते हैं अगर विजन 660 तक है तो, क्योंकि उसमें फिर आँख अगर 560 भी है तो आप कॉस्मेटिक करेक्शन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं आँख की, लेकिन पेशेंट को ये बता के कि आँख दोबारा टेढ़ी हो सकती है, क्योंकि आँख में विजन नहीं है तो आँख किसी भी वक्त टेढ़ी हो सकती है। वो डिपेंड करता है, उसकी लक है 5 महीने बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद। अक्सर ऐसे पेशेंट भी मैंने देखे हैं कि 160 विजन के साथ होते हैं, या कंजेनाइटल कोलोबोमा, इसकी कॉजेज़ में कंजेनाइटल कोलोबोमा भी आते हैं, कॉरियोरेटिनल कोलोबोमा, माइक्रोऑफ्थेल्मिया, माइक्रोकॉर्निया। ऐसे केसेस में भी पेशेंट स्क्विंट डेवलप करता है। और अगर आप केसेस ऐसे मैंने देखे हैं 160 विजन के साथ हैं और ऑपरेट हुए हैं और 5-5, 6-6 साल तक आँख स्ट्रेट रही है, और मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें सेंसरी ईज़ोट्रोपिया को ऑपरेट किया है लेकिन 2-3 महीनों में वो दोबारा डेविएट हो। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है केस टू केस, ठीक है। तो वो उसकी लक है कि वो कब तक टिकती है कब तक नहीं, लेकिन आपने पेशेंट को प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन ज़रूर करना है। आप बीइंग अ ऑप्टिशियन, बीइंग अ ऑप्टोमेट्रिस्ट या बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, कुछ भी हो, जब आप पेशेंट को ट्रीट करने चाहते हैं यूजुअली ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे विजुअल रिकवरी के चांसेस कम हैं, लेकिन चूँकि ट्रीट तो आपने करना है तो आप प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करके करेंगे। प्रोग्नोसिस गार्डेड, आप लिखते हो कि प्रोग्नोसिस गार्डेड, ताकि आप खुद को सेफ रखो। कल को आपने सेंसरी ईज़ोट्रोपिया को ऑपरेट करवा लिया बोल के, आपने फाइल पे मेंशन नहीं किया, कल वो पेशेंट आपके पास सर पे बंदूक लेके खड़ा हुआ होगा कि मेरी आंख दोबारा टेढ़ी हुई है, क्या किया है आपने। तो अगर आप अपनी फ़ाइल में ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे तो आप शो कर सकते हो, आपके पास प्रूफ होगा कि आपने उसको प्रोग्नोसिस बता चुके हैं। पेशेंट ने अपनी मर्ज़ी से सर्जरी करवाई थी, आप उसको सारी चीज़ें बता चुके हैं कि ये दोबारा डेविएट हो सकती है। तो हमेशा आप प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करके कर देते हैं, प्रोग्नोसिस गार्डेड करके कर देते हैं कि मतलब प्रोग्नोसिस का पता नहीं है कि विजुअल आउटकम कितना होगा या ये आँख जो सीधी रहनी है वो कब तक रहेगी। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है आपके पास कि आप पेशेंट को प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो पेशेंट आप पे केस कर दे कल को, तो आपके पास क्या सबूत होगा कि आपने
कोई गलत काम नहीं किया है। तो आप हमेशा डॉक्यूमेंट करेंगे, जो भी लिखेंगे वो डॉक्यूमेंट करेंगे। और अगर आपने प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर दी है तो अपनी फाइल पे भी लिखेंगे कि प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड। ऐसे केसेस में जहाँ विजुअल आउटकम के चांसेस कम हैं या नहीं हैं, जैसे कि लोग रेटिनल सर्जरी करते हैं, डिटैचमेंट की सर्जरी, मैंने आपको अभी बताया पेशेंट आपके पास ओल्ड आरडी के साथ आया है, ठीक है। ओल्ड आरडी के साथ आया तो सर्जन जैसे ही सर्जरी करने जाएगा ना तो प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करेगा, ये बताएगा पेशेंट को कि विजुअल रिकवरी के चांसेस का कुछ नहीं पता, क्योंकि पेशेंट तो 1 दिन की हिस्ट्री दे रहा है लेकिन आँख 1 महीने की हिस्ट्री दे रही है। तो ऐसे में पेशेंट सर्जन हमेशा लिखता है कि प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन, प्रोग्नोसिस गार्डेड, कितनी विजुअल रिकवरी हुई, क्योंकि वो रेटिना की सर्जरी में लगते भी लाखों रुपए हैं। अब वो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए देगा और कल को आएगा कि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा आपने क्या किया है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट करना चीज़ को बहुत ज़रूरी है। और इवन डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से करनी चाहिए, उसका भी एक अलग से तरीका है। जैसे हमने अपने असेसमेंट परफॉर्मा बनाए हुए हैं, हम परफॉर्मा के स्टेप बाय स्टेप हमने सारे टेस्ट उसमें डाल दिए, उसी में करते हैं। इसी तरह हर फील्ड का परफॉर्मा अलग होता है। लो विजन का अलग है, कॉन्टैक्ट लेंस का अलग है, रिफ्रैक्शन का अलग है और ऑर्थोप्टिक का अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है ईज़ोट्रोपिया कंप्लीट। अब ईज़ोट्रोपिया में किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम एक्सो रेडिएशन स्टार्ट करते हैं।